दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक लेकर के उपस्थित है और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है शब्द विचार। तो आज हम बात करने वाले हैं इस शब्द के आधार पे, इस शब्द के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शब्द का अर्थ। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के प्रकार और शब्दों की परिभाषा, शब्दों के प्रयोग के आधार पे उनका वर्गीकरण करने वाले हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहें। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं हम शब्द के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है शब्द विचार। और ये हिंदी के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जेएमआरसी, रीट, यूपीआरवीएनएल, ग्राम सेवक पटवारी, एलडीसी और अन्य एग्जाम के लिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे शब्द विचार। और शब्द विचार की सबसे पहले परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कि दो या दो से अधिक जो वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह है उसे शब्द कहते हैं। इनमें से अनेक वर्णों के मेल से बनते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ये सारे शब्द कहलाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं रचना या उत्पत्ति के आधार पर। तो हम बात करें कि रचना या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है वो, तो हिंदी रचना के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। कि रचना और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के शब्द होते हैं। पहले रूढ़ शब्द, दूसरे होते हैं यौगिक शब्द और तीसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द। तीसरी प्रकार के जो योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब हम तीनों को अलग अलग से जो इनके अर्थ की बात करें कि तीनों में हम किस प्रकार से इनको समझ पाएं कि रूढ़ शब्द होता क्या है, यौगिक शब्द क्या होते हैं और यौगिक रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक नंबर रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के लिए निश्चित काल से विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए। यानी प्राचीन समय से ही किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया और उनके लिए जो प्रचलित शब्द है आज वो चलन में है और इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता है, कि उस शब्द का कोई दूसरा अर्थ भी नहीं होता है और इन शब्दों के टुकड़े करने पर उनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। वो शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कि अगर हम मोटे तौर पे बात करें कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो रूढ़ शब्द वो होते हैं कोई व्यक्ति का नाम, कोई वस्तु का नाम, कोई स्थान का नाम और कोई प्राणी का नाम होता है और वो जो कि विशिष्ट काल से यानी प्राचीन काल से ही चलन में है, चलते आ रहे हैं और उनका कोई स्पेशल अन्य अर्थ भी नहीं होता है। और अगर हम उनके टुकड़े करते हैं या उनको खंडों में विभाजित करते हैं तो उनका कोई अर्थ भी नहीं रह जाता है। वे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। उदाहरण के लिए जैसे गाय, देश, पेड़, स्त्री, ये सारे रूढ़ शब्द है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं आगे। हमारे पास जो दूसरे प्रकार के जो रचना या उत्पत्ति के आधार पे दूसरे शब्द है वो हमारे पास है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना है। यौगिक शब्द जो योग से बने हैं।
यौगिक जो योग से बने जो रूढ़ है वो प्रचलित शब्द है जिनका एक ही अर्थ है। अब हम कह सकते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि, क्योंकि ये दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और इनका योग होता है। जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि ये शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। और चलते हैं आगे, हमारे पास जो तीसरे प्रकार की जो रचना के आधार पे है, ये हमारे पास है योग रूढ़ शब्द। इसमें योग भी है और रूढ़ भी है, ऊपर वाले दोनों प्रकार का मिश्रण है। यौगिक रूढ़ शब्द अपने टुकड़ों से उत्पन्न अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो इनका अगर हम संधि विच्छेद करें या समास विग्रह करें तो इनका अर्थ हट जाता है और तीसरा अर्थ ले लेते हैं। ये तीसरा अर्थ ले लेते हैं, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द होते हैं जब इनका संधि विच्छेद किया जाता है या समास विग्रह किया जाता है तो ये अपने मूल अर्थ से हट जाते हैं और कोई अन्य अर्थ इनका निकल आता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है दशानन, दस है आनंद जिसके सर पे, तो यहाँ पे रावण से लिया गया है। घन श्याम, घन है श्याम के जैसे, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के लिए। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र अर्थात भगवान शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश, तो लंबोदर है वो गणेश के लिए प्रयुक्त हो गया। त्रिनेत्र है वो शिव जी के लिए प्रयुक्त हो गया। और इसी प्रकार से ये अपने योग रूढ़ दोनों ही प्रकार के होते हैं और ये अपने टुकड़ों के अर्थ पे डिपेंड न होकर के किसी तीसरे अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। और अब हम चलते हैं आगे बात करने वाले हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं कि प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं विकारी और दूसरे होते हैं अविकारी। प्रयोग के आधार पे विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। और अब हम अगर इनकी बात करें तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द वचन जो एक वचन और बहुवचन, काल, वर्तमान भूतकाल, पुरुष, लिंग आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं कि इनको परिवर्तन करने से इनमें परिवर्तन हो जाता है कि ये वचन, काल, लिंग, पुरुष आदि के आधार पे परिवर्तित हो जाते हैं अथवा उनमें कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द विकारी कहलाते हैं जिनमें वचन, काल, पुरुष, लिंग आदि दशा के आधार पे परिवर्तन हो जाता है। और इसमें जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सारे जो है इसमें आते हैं। ये सारे विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये विकारी शब्द होते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार के अविकारी शब्द। वे शब्द जो वचन, लिंग आदि के आधार पे परिवर्तित नहीं होते हैं अथवा उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अवयव, अवयव वे शब्द होते हैं जिनका कभी भी टुकड़े या विभाजित नहीं होते हैं। और चलते हैं आगे, हम बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का विभाजन, कि शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उनकी उद्गम कहाँ से हुआ। तो अगर हम बात करें इनकी उत्पत्ति या उद्गम की, तो अब हम देखते हैं इसमें कि किस प्रकार से। तो उत्पत्ति के आधार पे हिंदी में किस शब्द का आगमन कहाँ से हुआ, इसी आधार पर हम विभाजित करते हैं इन शब्दों को कि हिंदी में किस शब्द का आगमन कहाँ से हुआ है। और अब हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास है कि विविध नामों से जाना जाता है। इसे उद्गम
उत्पत्ति, इतिहास अथवा स्रोत की दृष्टि से विभाजन किया जा सकता है कि जो ये शब्द होते हैं उसको हम उद्गम के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, इतिहास के स्रोत के आधार पे कह सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले ये कौन कौन से शब्द होते हैं। तो ये शब्द हमारे पास है कि इस दृष्टि से शब्द को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है कि उद्गम, उत्पत्ति, इतिहास अथवा स्रोत के आधार पे शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ये जो हमारे पास सभी दिए गए हैं, यहाँ पे सबसे बात करेंगे तत्सम शब्द, जो कि तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उद्धृत होकर के हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं। कि ये जो तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी भाषा में जैसे के वैसे ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एकत्र, अज्ञानी, अग्नि, अमर, उरण, आलस्य, अंक, ये सभी तत्सम शब्द है और संस्कृत के सीधे हिंदी में आ गए हैं। इनकी ज़्यादा डिटेल है वो हम आगे तत्सम, तद्भव और वेशज शब्दों को करवाएंगे तो उसमें आपको करवा देंगे। और अब दूसरा हमारे पास है तद्भव। तद्भव, तद्भव, तद उससे संस्कृत के भव यानी पैदा हुए शब्द जो संस्कृत भाषा के लिए गए थे किंतु कालांतर में प्रयोग की सुविधा अर्थात उच्चारण आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया है कि तद्भव वे शब्द होते तो संस्कृत के शब्द है, लेकिन उच्चारण करने के परिणाम स्वरूप इनमें कुछ जो है वो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे हमारे पास ये है किरण, किरण ये तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है, लेकिन हमने क्या है इसको बोल दिया किरण, तो यहाँ न की जगह न बोल दिया तो ये हमारा तद्भव शब्द हो गया कि तद्भव। और आगे हमारे पास जैसे एक और शब्द है कि जैसे हमारे पास आ गया कृषक, तो ये कृषक शब्द है ये तत्सम का है, ये है तत्सम का। और इसको हम कहने लगे किसान, किसान शब्द तद्भव शब्द है। और अब आगे हम बात करते हैं जो देशज शब्द है। देशज विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से आए हुए वे शब्द है और इनकी उत्पत्ति का कोई आधार नहीं है और ना ही इनको ग्रामर व्याकरण में इनको नियम मिलते हैं। और ये जो देशज शब्द जिसको हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में स्थानीय शब्द होते हैं जो स्थान के आधार पे किसी भाषा से बोले जाते हैं। और यहाँ पे कुछ देशज शब्द आपको बताते हैं जैसे थप्पड़, टांग, भुआ, ठेला, बाजरा, दाढ़ी, हलवा, चाट, ठठेरा, ये सारे देशज शब्द है। और अब हम बात करते हैं आगे जो हमारे पास विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द हमें नाम से ही पता चलता है कि विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द है जो हमारी हिंदी भाषा में आकर के प्रवेशित हो गए और जिनका हम खुले सरेआम इनका प्रयोग करते हैं। और विदेशी, अगर हम विदेशी शब्दों की बात करें तो ये हमारे पास कई भाषाएं विदेशी, अंग्रेजी शब्द है, पुर्तगाली भाषा से लिए गए शब्द है, फ्रेंच से लिए गए हैं, जापानी से लिए गए हैं, अरबी भाषा से लिए गए हैं, तुर्की भाषा से लिए गए हैं और फारसी भाषा से लिए गए हैं। तो विदेशी भाषाओं की कई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी शब्द जो हम डेली यूज करते हैं। अंग्रेजी के स्कूल, कॉलेज, रेडियो, कोर्ट, बस, मोटर, रेल, ये सारे हैं। पुर्तगाल शब्द की बात करें तो प्याला, गमला, कमरा, गोदाम, काजू, ये पुर्तगाली शब्द है। फ्रेंच शब्द की बात करें तो कूपन, बिगुल, पुलिस, चाय, लीची, ये सारे फ्रेंच शब्द है। जापानी की बात करें तो तांगा, रिक्शा। और अरबी शब्द की बात करें तो कुर्सी, आदमी,
फ़कीर, हवा, औरत, वकील। और तुर्की शब्द की बात करें तो ये चम्मच, कालीन, कैंची, लाख, ये सारे तुर्की भाषा के शब्द हैं। फारसी शब्द तो इसमें जनाना, दरवाज़ा, चश्मा, आसमान, कागज़, किताब, ये सारी फारसी भाषा के शब्द हैं जो हम मोस्टली आपको आगे जो इसमें तत्सम और शब्दों में करवा देंगे। अब हम चलते हैं आगे और तो बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों का विभाजन। अगर हम बात करें अर्थ के आधार पे तो ये एक अर्थी जिसका एक ही अर्थ होता है, अनेक अर्थी जिसके अनेक अर्थ होते हैं, पर्यायवाची जिसके अनेक समानार्थी शब्द होते हैं, और विलोम शब्द जिसको अनेक विपरीत शब्द होते हैं। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।